हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी एक्यूट ब्रोंकियोलाइटिस के बारे में और आज हम बात करने वाले हैं चाइल्डहुड एस्थमा के बारे में। आइए बात करते हैं हमारे किड्स हेल्थ एक्सपर्ट से। इनसे जानते हैं कि आजकल हम बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं जो चाइल्डहुड एस्थमा से सफ़र कर रहे हैं। तो ये क्या है और क्या ये बड़ों में होने वाले एस्थमा की तरह ही कोई प्रॉब्लम है या कुछ और है, आइए जानते हैं। किरण जी, एक्चुअली चाइल्डहुड अस्थमा एक कॉमन यूज टर्म हम यूज कर लेते हैं, बट साइंटिफिक टर्म नहीं है। और 6 साल से पहले हम किसी बच्चे को अस्थमा लेबल ही नहीं करते हैं। होता क्या है कि बच्चों को अगर बार बार कफ हो रही है, उनको वीजिंग हो रही है, वीजिंग मतलब उनका सांस लेने के टाइम आवाज आ रही है, और रात को कफ हो रही है, कुछ दौड़ने से कफ शुरू हो जाती है, हंसने से कफ शुरू हो जाती है, तो उस बीमारी को हम मल्टी ट्रिगर वीज कहते हैं। तो दिस इज नॉट सेम एज अस्थमा, ये अलग बीमारी है जो कि सिर्फ बच्चों में होती है, क्योंकि बच्चों की जो सांस लेने वाले रस्ते हैं वो बहुत छोटे साइज के होते हैं। उनमें कोई भी प्रॉब्लम से अगर छोटा सा भी ब्रोंकोस्पाज्म मतलब थोड़ा सा सिकुड़न आ जाए तो उनको वीजिंग होने लगती है, और उसको क्लियर करने के लिए ये हमारा नॉर्मल बॉडी का रिफ्लेक्स होता है कि बच्चा खांसता है। तो इसको मल्टी ट्रिगर वीज कहते हैं। 6 ईयर्स की एज तक हम इसको मल्टी ट्रिगर वीज ही मानते हैं। बट अगर हाँ कुछ स्पेसिफिक फैमिली हिस्ट्री है बच्चे की कि उसके पेरेंट्स को भी ये प्रॉब्लम है या उसको ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही है, तो फिर उसको हम लेटर ऑन अस्थमा के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ द साइंटिफिक टर्म इज मल्टी ट्रिगर वीज, मतलब किसी भी चीज से बहुत सारे कारणों से ट्रिगर होने वाली एक वीजिंग एपिसोड। इसे जैसा कि सर ने बताया, हम एस्थमा नहीं कहते हैं, इसे मल्टी ट्रिगर वीज कहते हैं। सर, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बच्चों में ट्रिगर कर सकते हैं इस वीजिंग को, और एक मदर को कैसे पता चलेगा कि उसका बच्चा मल्टी ट्रिगर वीज से सफर कर रहा है, इसके बारे में बताइए प्लीज। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। मल्टी ट्रिगर वीज ट्रिगर हो सकती है कई बार एक्सरसाइज से, जैसे बच्चा दौड़ने लगा तो एकदम खांसी, सीढ़ियां चढ़ी, हंसा तो खांसी शुरू हो गई। कई बार चेंज इन टेम्परेचर वेरिएशन, जैसे एसी में बैठा है एकदम से बाहर गया गर्मी में तो हो गया, या फिर ठंडा पानी पी लिया, आइसक्रीम खा ली, उससे हो गया, या फिर वायरल इन्फेक्शंस। कॉमनेस्ट रीजन इज वायरल इन्फेक्शन। कोई भी खांसी जुकाम हल्का सा हुआ, पहले दिन जुकाम होता है, अगले दिन खांसी शुरू होती है, तीसरे दिन वीज शुरू हो जाती है। या फिर कई बार एलर्जेंस की वजह से स्पेसिफिक मौसम में, खासतौर पे जब गर्मी से सर्दी में ट्रांजिशन हो रहा है मार्च अप्रैल में, या फिर सितंबर अक्टूबर में जब गर्मी सर्दी आनी शुरू होती है, तो उस समय ये बहुत सारे पोलन ग्रेन्स, बहुत सारे जो एनवायरनमेंट में प्लांट्स एंड ट्रीज हैं उनके पोलन्स रिलीज होते हैं, उनसे बहुत सारे बच्चों को होता है। और कईयों को घर के अंदर जो डस्ट माइट्स होते हैं, डस्ट होता है, और कईयों को पेट्स के साथ, जैसे कोई पेट के हेयर होते हैं या कॉकरोचेस का डेंडर होता है, उनसे ये ट्रिगर हो सकता है। हाँ, तो आपका दूसरा सवाल कि बच्चे को, मदर को कैसे पता चलेगा कि मेरे बच्चे को मल्टी ट्रिगर वीज है। अगर कोई भी बच्चा जुकाम होने के बाद खांसी शुरू हो जाती है और जल्दी ठीक नहीं होती, और बार बार ये एपिसोड्स होते हैं, महीने में 1 बार 2 बार 3 बार होते हैं, या फिर रात को खांसी आती है, दौड़ने पे खांसी शुरू हो जाती है, अगर इन सब चीजों में कोई भी बच्चे को, किसी को ये प्रॉब्लम आती है, तो उसको हम डॉक्टर को दिखाना चाहिए। योर चाइल्ड में बी सफरिंग फ्रॉम मल्टी ट्रिगर वीज, एंड डॉक्टर ही इसको डायग्नोस कर सकते हैं। अब आप जान गए होंगे कि कैसे आप डायग्नोस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेसिकली कि आपका बच्चा मल्टी ट्रिगर वीज से सफर कर रहा है। अब सर, हम थोड़े प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि हाउ कैन वी प्रिवेंट दीज रिपीटेड एपिसोड्स, और क्या इसके लिए कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल है अभी तक? हाँ जी, देखो, प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे एलर्जेंस हैं जो कि इसको ट्रिगर करते हैं। एक तो वायरल इन्फेक्शंस हैं जो ट्रिगर करती हैं, तो हमें बच्चे को वायरल इन्फेक्शन से बचाना चाहिए, मतलब ओवर क्राउडिंग में नहीं लेके जाना चाहिए। कोई और घर में किसी को खांसी जुकाम है, वो इसके पास ना आए। कि स्कूल में अगर आपके बच्चे को खांसी जुकाम है, स्कूल में मत भेजो उसको, ताकि बाकी बच्चों को ना हो। देन एलर्जन से कैसे प्रिवेंट करना है, जैसे कि घर में स्मोकिंग शुड नेवर बी अलाउड। अगर घर में पेट्स हैं तो दे शुड नॉट बी कमिंग इनसाइड द हाउस या बेडरूम ऑफ द बेबी। देन घर में इवन धूप बत्ती, अगरबत्ती भी अवॉइड करें। घर में दीवारों पे अगर वो मोल्ड लगी है, जिसको हम सलाब भी कह देते हैं, वो चीज अगर है तो उसको क्लीन करवा के, ब्लीचिंग पाउडर से क्लीन करा के उसको दोबारा से पेंट करवाएं। देन जो आपके बेडिंग्स हैं,
वो उनको हमेशा वॉशिंग मशीन में एक सेटिंग होती है 55 डिग्री सेल्सियस पे ही वॉश करें गर्म पानी में, और उनको तेज धूप में सुखाएं। जो हमारे कारपेट्स हैं, सॉफ्ट टॉयज हैं, इन चीजों को जिनमें डस्ट फंस सकता है, या इवन पर्दे हमारे कपड़े के, उनको धूप लगवाएं और रेगुलर उनको क्लीन करवाएं। कोशिश करें कि जो आपके जो गद्दे होते हैं, जिनको मैट्रेसेस कहते हैं हम, उनको आप प्लास्टिक के कवर में कवर करें ताकि उसके अंदर से डस्ट बचे, और उसको रेगुलर धूप लगवाएं। देन जो फर्नीचर है वो दैट शुड नॉट बी ऑफ क्लॉथ, इट शुड बी बेटर बी ऑफ लेदर या लेदराइट का होना चाहिए, तो उसमें डस्ट कम फंसता है। एंड जब घर में सफाई करनी है या फर्नीचर की सफाई करनी है, उसको गीले कपड़े से करें, उसको स्वीप ना करें ताकि हवा में वो करना हो। और जब किसी मौसम में, खास मौसम में हवा अंधेरी चलती है, मतलब आंधी आती है, या पोलन ग्रेन्स का मौसम है, उस समय बच्चे को आउटडोर ना लेके जाए, क्योंकि ये सब प्रिवेंटिव तरीके हैं। बिकॉज ज्यादातर ये एलर्जन जो है नाक के रास्ते या मुंह के रास्ते हवा के साथ ही हमारे अंदर आते हैं, और इसी से प्रिवेंट करना है। एंड देयर इज अ वैक्सीन अवेलेबल विच इज अगेंस्ट अ वायरस, फ्लू वायरस, इन्फ्लुएंजा। बिकॉज फ्लू जो वायरस है वो काफी एपिसोड उसकी वजह से ट्रिगर होते हैं, तो फ्लू वैक्सीन बच्चे को, जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है, उनको एनुअली साल में एक बार जुलाई अगस्त के महीने में ये वैक्सीन लगवा देना चाहिए, बिकॉज सर्दी में ये प्रॉब्लम ज्यादा फैलती है। सर, आपने अभी बताया एलर्जी के बारे में, तो बेसिकली हम कुछ एलर्जी के टेस्ट के बारे में भी सुनते हैं, तो क्या उनका कोई बेनिफिट होता है सच में? किरण जी, आजकल एलर्जी टेस्टिंग बहुत ओवर हाइप्ड है, और हम देख रहे हैं बिकॉज, बट मैं फ्रैंकली बोलूं, दो तरह के टेस्ट अवेलेबल होते हैं। एक तो स्किन, उसमें एलर्जी इंजेक्शन लगा के स्किन में टेस्ट किया जाता है, दूसरा टेस्ट है ब्लड के थ्रू। स्किन एलर्जी टेस्ट हम जनरली बच्चों में अवॉइड करते हैं, बिकॉज उसमें कई बार एकदम से डेंजरस रिएक्शंस हो सकती हैं, तो जनरली अगर टेस्ट करते हैं तो ब्लड से ही करते हैं। बट फूड एलर्जी जनरली इसमें ट्रिगर नहीं करती इस प्रॉब्लम को, फूड एलर्जी से ट्रिगर नहीं होता। जनरली इनहेलेशनल एलर्जेंस होते हैं, मतलब जो हवा के कण हमारे सांस के रास्ते में जाते हैं, उसी से ही एलर्जी ट्रिगर होती है। तो अगर हमें टेस्ट से पता चल भी जाता है तो कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट होने के चांस कम होते हैं। फिर भी कुछ रेयर केसेस में जो है वो, अगर हमें स्पेसिफिक कोई एलर्जन पता चला कि हाँ डॉग डेंडर से है या कैट से है बच्चे को, और घर में वो एनिमल है, तो हम उसमें बेनिफिट हो सकता है। या कुछ स्पेसिफिक प्लांट से हमें पता चल गया कि इसका पोलन ग्रेन नुकसान कर रहा है, तो वो प्लांट हम अपने सराउंडिंग से रिमूव कर दें, तो कुछ केसेस में बेनिफिट होता है। बट जितना हम सोचते हैं कि बहुत ज्यादा होगा, तो उससे बेटर है कि प्रिवेंशन इज, जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताए, वो प्रिवेंशन से ही हम ज्यादातर बच्चों को काफी मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो अब हमने प्रिवेंटिव मेजर्स की भी बात कर ली, हमने टेस्ट की भी बात कर ली, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। सो क्या इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है? हाँ, इसका बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और प्रिवेंशन प्लस वैक्सीन प्लस प्रॉपर ट्रीटमेंट से ये बच्चे ज्यादातर इस बीमारी को कंट्रोल कर पाते हैं, और हम जनरली इस बीमारी से धीरे धीरे उनकी प्रॉब्लम्स कम होती जाती हैं, और बहुत सारे बच्चे इसमें से बाहर निकल आते हैं। तो जो ट्रीटमेंट है वो उसमें मेडिसिन, ओरल मेडिसिन भी है और इनहेल्ड मेडिसिन भी होते हैं। सो आइए अब हम कुछ हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट मिथ्स को ब्रेक करते हैं। हमारी सोसाइटी में अक्सर हम लोगों को बोलते हुए सुनते हैं कि अगर बच्चे को ये प्रॉब्लम है, इस तरह के कोई ऑनसेट सिम्टम्स आ रहे हैं, तो बच्चे को कर्ड ना खिलाएं, बनाना ना खिलाएं, राइस ना खिलाएं, दूध ना पिलाएं। सो क्या ये सच है, और इन मिथ्स में कितनी सच्चाई है? इसका कोई फैक्ट है प्लीज? जैसे मैंने आपको बताया, जनरली फूड ट्रिगर नहीं करता इसी एलर्जीज को, और ये मिथ्स वाकई है। और बहुत सारे, ऑलमोस्ट सभी पेरेंट्स में से ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि सर एक कर्ड खाने से या राइस दे दें इसको, तो मेरा जवाब होता है कि ऑलमोस्ट 70-80% वर्ल्ड के लोग राइस खाते हैं, तो फिर तो वो बेचारे बीमार ही रहे। तो इसलिए इनमें कोई सच्चाई नहीं है। जितने भी ये ट्रिगर्स हैं, या तो वायरल इन्फेक्शंस हैं, या जैसे मैंने बताया सांस के रास्तों से हवा के थ्रू जाने वाले ट्रिगर्स हमें इफेक्ट करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा लाइव मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि पिछले 2 साल जब कोविड की वजह से लॉकडाउन रहा, पोल्यूशन बहुत कम हो गया था, तो ये वाले जो केसेस थे ऑलमोस्ट 90% कम हो गए थे हमारे पास। We stopped seeing these cases of multi-trigger Vs. So this shows that it was due to air. It is due to air pollution, and अगर एयर क्लीन होगी तो ये प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है। और जैसे ही, मतलब जैसे जैसे हमारे पोल्यूशन लेवल बढ़ता जाता है, तो ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है।
सो एक और मिथ है हमारी सोसाइटी में कि ऐसे जो बच्चे छोटी एज में डायग्नोज हो जाते हैं तो वो बड़े होकर के भी एस्थमेटिक ही रहते हैं, एंड आउटकम क्या होता है? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दिस, ऐसे केसेस का? इसी मिथ की वजह से हम इस, क्योंकि पहले लोग चाइल्डहुड अस्थमा टर्म यूज करते थे, लोग एक स्टिग्मा में चले जाते थे कि अस्थमा है। यही रीजन है कि एक्चुअली अस्थमा नहीं है, ये टोटली एक डिफरेंट टाइप की डिजीज है। जैसे मैंने आपको बताया, बच्चे के जो लंग्स के रास्ते वो छोटे होने के कारण, किसी भी ट्रिगर के कारण वो जब सिकुड़ते हैं तो ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे बच्चे के लंग्स के रास्ते बड़े होते हैं, जब वो ग्रो करता है, जनरली 8 साल के बाद ये प्रॉब्लम बहुत कम हो जाती है। ऑलमोस्ट 80% बच्चे इस प्रॉब्लम से निकल आते हैं। सिर्फ वो 20% बच्चे ही आगे चल के अस्थमा उनको होता है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है अस्थमा की, या जिनकी प्रॉब्लम को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया जाता, जिनको पेरेंट्स मतलब मिथ्स में पढ़ के प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते, ऐसे ही देसी या दूसरी तरह के इलाज करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो लंग्स के जो एयरवेज हैं उनको अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना किया जाए, बार बार सिकुड़न करने की वजह से जो एयरवेज हैं वो हार्ड हो जाते हैं, बार बार ये अटैक्स होने की वजह से, ये हार्ड होने से फिर वो बाद में लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम आती है। सो जिन बच्चों में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट और कंट्रोल किया जाए, प्रिवेंशन किया जाए, उन बच्चों में ऑलमोस्ट आई वुड से 80% से ज्यादा बच्चे, अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो 90% बच्चे इस प्रॉब्लम से हमेशा के लिए क्योर हो जाते हैं, और ये जनरली अस्थमा में कन्वर्ट नहीं होता। बट 10% केसेस जिनमें फैमिली हिस्ट्री होती है अस्थमा की, या फिर जिनका प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता, उनको बड़े होकर भी प्रॉब्लम होती है। सो आई होप अब आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल चुके होंगे। थैंक यू सो मच सर, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए और इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। सो अपने बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन दें और उनको हेल्दी और हैप्पी बनाए रखें, और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाएं और शेयर बटन को दबा के बहुत सारे पेरेंट्स तक इस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं।